नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,79,723 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 146 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार सख्त है, पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य हमारे भी बनते हैं। हमें कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए और आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो कोरोना पर जैसे जैसे स्टडी हो रही है, कोरोना वेरिएंट उतना ही घातक नजर आ रहा है। पहले कोरोना डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। आप सोचते होंगे कि घर के काम भी हैं और ऊपर से कोरोना की सख्ती और मास्क से रही उलझने तो वहीं आपको जरूर परेशानी करती होंगी, लेकिन फिलहाल तो कोरोना का यही उपचार है। आप नाक से ऊपर मास्क पहनेंगे तो ही कोरोना से बच पाएंगे। बाजार या बाहर से घर में प्रवेश करेंगे तो आपको हाथ तो धोने ही पड़ेंगे। इन्हें आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अमरिंदर सिंह माली हैं। डॉक्टर अमरिंदर सिंह माली दिल्ली एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो अगले आधे घंटे तक आप अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और जो भी आपके सवालों का जवाब होगा, हमारे एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर प्रोफेसर आप तक उनके सवालों के जवाब पहुंचाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्ते डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन की बात करें तो अब ओमिक्रॉन की भी रफ्तार डबल होती जा रही है। ऐसे में कोरोना के तो अब एक एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। क्या लगता है यहां पर कितनी सख्ती के, जितनी राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने सख्ती बढ़ाई है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है, तो कहां चूक हो रही है और लोगों को अभी समझने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कितना जरूरी हो जाता है इस समय? चूक मैं बताता हूं आपको जी देखो, अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहे। जी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है अच्छे से मास्क लगाना, नाक और मुंह कवर करके, प्रॉपर कवर करना, सील टाइट होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। जरा से हवा आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग आज भी बहुत है जरूरी, 2 गज की दूरी आज भी बहुत है जरूरी। तीसरे नंबर पे हैंड हाइजीन, आफ्टर एवरी 30 मिनट्स 20 सेकंड तक आपको हैंड हाइजीन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। चौथे नंबर पे वैक्सीनेशन, अभी भी काफी लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिली सेकंड डोज। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि लोगों को जिनको सिंगल डोज जिन्होंने लगा दी है, ये मत समझिए कि उनको बिल्कुल बचाव हो गया है। जब तक आपको सेकंड डोज नहीं लगेगी, अच्छी सुरक्षा प्रणाली प्रदान नहीं होती जो आपको बचा सकती है कोरोना से। चौथे नंबर पे अब देखो, अब ये सरकार ने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया, उसने आपको बता भी दिया मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड हाइजीन रखना है, वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेनी है, और सरकार ने अब प्रिकॉशनरी डोज भी स्टार्ट कर दी है हेल्थ केयर वर्कर्स और +60+ लोगों के लिए। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे आपने अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो पहली वेव आई थी, वुहान वायरस जो था, फर्स्ट वेव का जो प्रमुख कारण बना था, वो अगर एक इन्फेक्टेड का होता है तो वो 2.5 बंदों को ट्रांसमिट कर सकता है इन्फेक्शन। डेल्टा वेरिएंट जो सेकंड वेव का प्रमुख कारण बना था, वो एक अगर इन्फेक्टेड है तो 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है इन्फेक्शन। तो ये ओमिक्रॉन जो है वो एक बंदा इन्फेक्टेड है तो आपने आसपास के 10 लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकता है, इतनी ज्यादा इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी फैक्टर है। नो डाउट इसके माइल्ड इन्फेक्शंस आ रहे हैं, बट फिर भी मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनको वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगी उनके लिए माइल्ड सिम्टम नहीं है। जो बचाव हो रहा है उनका बचाव हो रहा है जो जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी हुई हैं।
तो आपको जिनको अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगी, प्लीज कृपा करके हाथ जोड़ के बेनती बिल्कुल, है, सरकार आप भी लगातार जाएं डॉक्टर और साहब अपनी लोगों से वैक्सीन अपील कर क्लेम रही करें। है, गुजारिश कर रही है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज आप वैक्सीन लगवाएं और तमाम नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अपूर्व ठाकुर हैं शिमला से। जी अपूर्व, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है, क्योंकि आज से बूस्टर डोज शुरू हो गई है, तो अगर जो पहले और दूसरे डोज हैं वो कोवैक्सीन के लगे हो, तो क्या कोविशील्ड का बूस्टर डोज लगाया जा सकता है? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वी डोंट हैव टू इंटरमिक्स द वैक्सीन। अगर आपको दोनों डोज कोवैक्सीन लगी है तो कोवैक्सीन ही लो, जो बूस्टर डोज है, प्रिकॉशनरी डोज है। और मैं बता देना चाहता हूं सारे दर्शकों को कि जिनको सेकंड डोज लग चुकी है, 9 महीने के बाद आपको प्रिकॉशनरी और बूस्टर डोज दी जा रही है। जैसे मेरे को 16 अप्रैल को लगी थी सेकंड डोज, तो मेरी बारी 16 जनवरी को आएगी, 9 महीने बाद। और अगर आपको कोरोना हो गया फ्रॉम लास्ट वन वीक या 1 मंथ, 1 महीने में कोरोना हुआ है, तो 3 महीने के बाद आपको, जब आपको कोरोना हुआ है अभी हाल ही में 1-2 हफ्ते के भीतर, तो वो आपको 3 महीने के बाद बूस्टर डोज मिलेगा। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी है, उन्हें लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी कोरोना की पहली डोज ले ली है और उस डोज को लगवाने के बाद तकरीबन 90 दिन का तो समय होता ही है, लेकिन 90 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। अब वो डर रहे हैं कि अब लगवाएं या ना लगवाएं, या फिर से हमें पहली डोज से अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए, जिस तरह से उनके मन में ये शंका बनी हुई है? देखो, पहले तो मैं गुजारिश करता हूं, जिन्होंने नहीं लगाई बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने, क्योंकि इफेक्ट स्टार्ट होता है। देखो, नो डाउट, पहली अगर डोज लगी है तो उसने भी एंटीबॉडीज आपका बनाए हैं जी। तो आप क्या करो कि अभी फिलहाल जब भी आपको मौका मिलता है, आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं और वहां पर जाके अपनी उसको सेकंड डोज लें अभी के अभी। और उसके बाद आपको उसी टाइम जो अधिकारी उधर बैठे हैं वो बताएंगे आपको फिर नेक्स्ट बूस्टर डोज कब दिया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो है फिलहाल आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है, हेल्थ वर्कर जो है उन्हें लग रही है, और जो फ्रंट लाइन पर हैं लगातार कोरोना को मात देने के लिए डटे हुए हैं, उन लोगों को बूस्टर डोज लगाना शुरू हो गई है। 60+ के लोगों को बूस्टर डोज लगाना शुरू हो गई है। ऐसे में डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार पाबंदियां सरकार के द्वारा लगाई जा रही हैं, लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं। हालांकि सैटरडे संडे का दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लोग फिर भी जरूरी काम से निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मंडे आता है भीड़ फिर भी देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, अगर इसी तरह से लोग लापरवाही करते रहेंगे तो फिर से जो है ये जो कोरोना है या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट अपना विकराल रूप धारण कर सकता है? देखो, यूएसए में 10 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं जी। फ्रांस में 3.5 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं। ऐसे ही यूके में रिकॉर्ड तोड़ दिए सब केसेस के। दिल्ली में 22,000 कल केस आए हैं, तो हो सकता है आने वाले हफ्ते में 50,000 से ऊपर भी आंकड़ा दिल्ली का पहुंच जाए। अगर हम अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक नहीं अप्लाई करेंगे, कृपा करके ये जो 1 महीना है वो आप घर पे शांति से बैठ जाएं। अगर आपको नेसेसरी चीज की जरूरत है तो ही बाहर निकले, इमरजेंसी पड़ती है तो ही बाहर निकले, नहीं तो आप अपने घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है काम। अगर आप बाहर निकल भी रहे हो तो कम से कम N95 मास्क पहन के निकले, नहीं तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क लगा के निकले। क्लॉथ मास्क, ब्रांडेड मास्क का कोई रोल नहीं है, उससे कोई बचाव नहीं हो रहा। जितने भी जिन्होंने जो डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट क्लोथ के वो लगाते हैं मास्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो वो है N95 मास्क और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। अगर ये 2 मास्क आप लगाओगे तो आप बच पाओगे। डॉक्टर साहब, अलग अलग तरह की राय हैं, चूंकि इस कोविड के समय में अगर गांव देहात की बात की जाए तो वहां लोग ऐसे हैं आज भी जिन्होंने कोरोना की डोज नहीं लगवाई है, जबकि सरकार लगातार अपील कर रही है, राज्य सरकारें लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि आप जाएं और जो है कोरोना की डोज लें। लेकिन ऐसे लोग हैं, किसान हैं और भी लोग हैं जिन्होंने कोरोना की कोई डोज नहीं ली है। ऐसे में क्या लगता है कि आपका ये संदेश वहां तक पहुंचे और वो लोग समझें जिन्होंने अभी तक कोई डोज नहीं ली है, उन्हें यह लगता है कि कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ वहम है। तो मैं चाहता हूं आपका संदेश उन तक पहुंचे और वो नजदीकी सेंटर पर जाएं और कोरोना का जो है टीका लगवाएं।
जितने भी गांव के विलेजेस हैं, जितने भी गांव के मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूं कि जो मिथ्स उनके दिमाग में आ गए हैं, जो गलत फहमी किसी ने डाल दी है, भ्रम डाल दिए हैं कि अगर कोरोना अगर वैक्सीन लगेगी तो जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज हैं, वो उनको बांझपन हो जाएगा, उनको महामारी भी नहीं आएगी, और जो पुरुष हैं उनको वो नपुंसक हो जाएंगे। जहां हमारे उधर गांव में तो पूरी खुली हवा रहती है, ये तो सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का ये कोरोना है, जहां पर ज्यादा भीड़ रहती है वहां पर है, वहां पर फैलता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये गांव में भी फैल सकता है। कोरोना क्या करता है, जैसे हम अपना बचाव करते हैं मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, वो भी अपना बचाव करता है एक होश से दूसरी होश तक जाने के। उनको पता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी से अब वो गांव की तरफ उसने रुख किया हुआ है, तो वो गांव में भी फैल सकता है। तो कृपा करके जिन्होंने पहले, सबसे पहले तो गांव में मास्क लगा के रखें, N95 नहीं तो ट्रिपल ए सर्जिकल मास्क। दूसरे नंबर पे सामाजिक दूरी बना के रखें, इकट्ठे होकर झुंड में बैठ के खाना मत खाएं, चाय मत पिए, और बातें बूतें जो इकट्ठे बैठ के करते हैं बुजुर्ग लोग, वो मत किया करें। और बेस्ट है जो नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उस पे जाके अपनी पहली डोज लें, जिन्होंने नहीं ली, जिन्होंने पहली डोज ले ली हुई है फिर भी भ्रम फैला हुआ है, वो सेकंड डोज अपनी ले जाके। और वैसे तो डोर टू डोर भी वैक्सीनेशन स्टार्ट की है सरकार ने, तो जब डोर टू डोर आते हैं, घर पे लगाने आ रहे हैं, कम से कम तब तो ले लें। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया तो ये बहुत अहम हो जाता है कि आप इस भ्रम में ना रहें कि कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। लगातार कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और कोरोना की रफ्तार भी एक एक दिन में 1.5 गुनी होती जा रही है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सौरभ हैं सोनीपत से। जी सौरभ, आप अपनी सवाल पूछिए। सर, मैं जानना चाहता हूँ बूस्टर डोज जो लग रही है वो किस तरह से काम करेगी, और ये अगर लगती है तो इसका शरीर में कितने दिन तक असर रहेगा, और क्या क्या कोई साइड इफेक्ट भी है क्या इसके? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि देखो, यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में और यूरोप में स्टडीज हुई हैं, उसमें यह बताया गया है कि एक जब हमको वैक्सीन लग जाती है दोनों डोज, तो 6 to 8 मंथ्स तक वो सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज रहती हैं, जो हमारे को सुरक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं, और वो डिफरेंट वेरिएंट्स जो आते हैं उनसे बचाव करते हैं, और आपको अच्छे से एंटीबॉडी लेवल रखते हैं बॉडी में। तो जब बूस्टर लगेगा, प्रिकॉशन डोज लगेगी, कम से कम 8 महीने तक तो पक्का आपको अच्छा एंटीबॉडी लेवल कवर मिलेगा, और कुछ में स्टडी में ये पाया गया 10 महीने तक ये सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी लेवल रहेगा। हाँ, कुछ केसेस में जो साइड इफेक्ट्स आप बता रहे हो, कुछ जो वैक्सीन है जैसे कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका की, कुछ जगह पे देखा गया कि कई बार हल्का सा हेडेक होता है, कई बार थोड़ा सा फीवर होता है, और जहां पर इंजेक्शन लगता है वहां पर थोड़ा सा दर्द होता है, जहां हेमाटोमा बन जाता है। तो उससे अलावा ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कोवैक्सीन इस मामले में बहुत सेफ है। कोवैक्सीन में तो बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिख रहे जो भारत ने प्रोड्यूस की है। तो आप जाएं, ग्रहण करें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के और भारत के डिफरेंट हॉस्पिटल में देख रहे हैं 90% से ज्यादा वो मरीज हैं जो जिनको ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली हुई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब ने बताई। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, सुरजीत सिंह हैं, करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरजीत, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं अभी रिसेंट किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ गया था। इवन साथ में हम लोगों ने लंच भी किया, साथ में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, और उनको डिटेक्ट हो गया। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे मसल स्ट्रेन है। उसके बाद से ऐसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे मसल स्ट्रेन है, और जबकि कुछ दिनों से मुझे कफिंग भी है। तो क्या कुछ ये लक्षण है, या मुझे वेट करना चाहिए टेस्ट कराने के लिए? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। कृपा करके नजदीकी सेंटर में जा, क्योंकि आप देखो एक फैमिली मैन हो, आपके घर बुजुर्ग भी हैं, आपके घर बच्चे भी हैं, और वाइफ भी है, और आपने जहां पर जॉब करने जाना वहां कोलीग्स भी हैं। तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जाके अपना कोरोना का टेस्ट कराएं, और अगर वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि जो लक्षण ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, पहले माइल्ड होते हैं, मसल स्ट्रेन होती है, थोड़ी सी कफ सोर थ्रोट होती है, तो फिर ये धीरे धीरे सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। तो आप अपना टेस्ट करा लें,
और अगर आप पॉजिटिव आते हो अपने आप को आइसोलेट कर दें फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, एंटीवायरल का रोल नहीं है, सिर्फ पैरासिटामोल का रोल है, मल्टीविटामिन का रोल है और थोड़ा डीकंजेस्टेंट्स का रोल है, ज्यादा कोई और रोल नहीं है। आप अपने आप को टेस्ट कराएं और उसके बाद आप आइसोलेट हो जाएं अगर आपको पॉजिटिव आते हो तो। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है, तमाम दर्शकों के ये सवाल है, लोगों के जहन में ये सवाल है कि अगर किसी को डायबिटीज है और वो 40 से 45 साल की अगर उसकी उम्र है और उनका काम ऐसा है, आने जाने का काम है उनका, तो उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जहां इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, 65 से ऊपर कोई हार्ट की बीमारी है, लंग की बीमारी है, जहां कोई HIV एड्स वगैरह, जहां कोई भी जहां पर इम्यूनिटी कम होती है, कोई कार्सिनोमा है, किसी को कैंसर है, जहां कोई ल्यूकीमियाज लिम्फोमाज है जिसमें मतलब इम्यूनिटी आपकी डाउन होती है, उसको बहुत सतर्क रहना है। उसको पहले तो N95 मास्क लगा कर रखना है, जितना हो सके सामाजिक दूरी बना कर रखनी है और खाना भी उसने जो खाना है आइसोलेट होकर खाना है और चाय पानी भी पीनी है आइसोलेट होकर पीना। अपने इवन फैमिली मेंबर्स के में जब बैठते हैं तो उस टाइम पे भी आइसोलेट होकर खाना खाएं फॉर नेक्स्ट 1 और 1-1.5 महीना और अलग होकर खाएं, क्योंकि देखो जो जिसके साथ आप खाना खा रहे हो, क्या उसके साथ इम्यूनिटी अच्छी है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, वो आपको इन्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि उसमें अच्छी इम्यूनिटी है तो वो उसको इन्फेक्शन नहीं आ रही, पर वो वायरस कैरी कर रहा है, बट वो वायरस आपके पास पहुंच सकता है अगर आप उसके संपर्क में आए हो तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है उनमें, जैसे डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, 65 से प्लस हैं जो जहां जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम या लंग की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो उन चीजों को सावधानी रहनी पड़ेगी। और बाहर भी जब निकलते हो तो पूरा डबल मास्किंग करके निकले, एक N95 लगा लें, दूसरा AAA सर्जिकल मास्क लगा लें, फिर बाहर निकले, नहीं तो अगर हो सके तो घर पे बैठ के ही काम करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। यहाँ पर एक सवाल और अहम हो जाता है जो कि लगातार लोगों के जहन में रहता है। लोग अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने कोरोना की जब पहली डोज ली तो हमें फीवर आ गया और हम सेकंड डोज भी ली तो हमें फीवर आ गया। तो इस तरह की कंडीशन कब पैदा होती है डॉक्टर साहब? देखो, जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं एक तरह का एंटीजन ही है जी। बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है वायरस ही हम इंजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इनएक्टिवेटेड वायरस है या किसी और प्रजाति का वायरस है, जो हम सेम उसी तरीके का बना के हम एक एंटीजन वैक्सीन ही अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। तो जब वो बॉडी के साथ ब्लड में आता है तो थोड़ी सी हलचल करता है, उसमें कई बार होता है, कई बार उस जगह पे पेन होती है, तो जहां हल्का सा मामूली सा फीवर रहता है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक तो वैक्सीन कारगर है और दूसरा वेरी मिनिमल सिम्टम है। जो फीवर आता है एक आधे दिन का आता है सिम्टम, फीवर आता है उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर दोनों डोजेस के टाइम आपको हल्का सा फीवर आया था, तीसरी वैक्सीन भी लगाओगे तो हल्का ही आएगा, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आएगा जिसके कारण आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सके। डॉक्टर साहब, एक सवाल और अहम हो जाता है, चूंकि लगातार बुजुर्गों को कुछ जो बुजुर्ग होते हैं काफी परसेंटेज की मात्रा में उन्हें सांस की बीमारी हो जाती है। ऐसे में अगर वो कोरोना की डोज लगवाने के लिए सोचते हैं तो लोग अपनी अपनी राय उनके साथ साझा करने लगते हैं कि सांस की बीमारी के चलते आप जो है सहन नहीं कर पाएंगे या फिर आपकी बॉडी जो है सहन नहीं कर पाएगी कोरोना की डोज, चूंकि भारी डोज होती है। इस तरह की सलाह मशवरा लोग करते हैं, तो आपके द्वारा मैं अपने दर्शकों तक इस सवाल का जवाब पहुंचाना चाहता हूं कि उन सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए कोरोना की डोज कितनी महत्वपूर्ण है और ऐसे कोरोना के समय में उनके लिए कितना खतरा बना हुआ है। देखो, इसमें 2-3 तरीके की चीजें हैं। जहां तो उसको दमे की तकलीफ है, जहां उसको एलर्जी है, जहां उसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जहां कोई एम्फाइसीमा है, जिसके कारण देखो जो COPD और एम्फाइसीमा में तो उसको ज्यादा जरूरत बनती है वैक्सीन लगाने की, बट हाँ एलर्जी है, जब दमे की तकलीफ है, आप जब लगवाने जाओ उस टाइम पे जो वहां पर डॉक्टर बैठता है
उसके सलाह से ही वो वैक्सीन लेनी है, क्योंकि एलर्जी में और दमे में उसमें ग्रेड चेक करना है कि अगर माइल्ड ग्रेड है तो उसमें कई बार वो लगा देते हैं, अगर सीवियर ग्रेड हो तो वो वेट करते हैं, कुछ टाइम बाद जब उनके सिम्टम ठीक हो जाते हैं फिर वो देते हैं कि अब आप लगा सकते हो। तो उस टाइम पे ये जो आपके उधर जो फिजिशियन बैठा होगा उसके सलाह से ही वैक्सीन लगानी है। वो आपको चेक करेगा, अगर आपको जस्ट मिनिमल सिम्टम है तो आपको वो कहेगा कि लगा लो, अगर मेजर सिम्टम है तो उस टाइम पे वो कहेगा कि अभी वेट किया जा सकता है, वी कैन गिव यू द वैक्सीन डोज लेटर। डॉक्टर साहब, चूंकि कोरोना की जब पहली वेव आई तो ऐसे में उस पहली वेव में 40 से 45 साल के लोग लगातार कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे, लेकिन जो मृत्यु दर थी वो कम थी। लेकिन ऐसे में जब कोरोना का सेकंड वेरिएंट आता है तो मृत्यु दर भी बढ़ा और लगातार लोग कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे थे, एक एक दिन में 2.5-3 लाख केस भी आ रहे थे। ऐसे में अब जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उन दोनों वेरिएंटों से कितना घातक है, इसकी रफ्तार कैसी है, वो विस्तार से जानना चाहेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है जी। देखो मैं आपको बताता हूं, जो फर्स्ट वुहान वायरस आया था, सेकंड डेल्टा वेरिएंट वेव आई, थर्ड वेव जो आई ओमिक्रॉन वेव आई। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर ट्रांसमिसिबिलिटी और इन्फेक्टिविटी रेट देखा जाए तो सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन का है, एक बंदा इन्फेक्टेड है 10 को इन्फेक्ट करेगा। डेल्टा है, एक बंदा इन्फेक्टेड है तो 5 को इन्फेक्ट करेगा। वुहान था, एक बंदा इन्फेक्टेड है तो 2.5 बंदों को इन्फेक्ट करेगा। अभी आप देखो ध्यान से, ओमिक्रॉन के 5 लक्षण हैं। रनिंग नोज, नाक से पानी बहता है, थोड़ा सा हेडेक होता है, गला खराब होता है, सोर थ्रोट होता है, माइल्जेस होते हैं, वीकनेस होती है बॉडी में, बस यही लक्षण है ओमिक्रॉन के। इसमें कोई लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल कुछ नहीं हो रही। जो लंग्स हैं इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहे, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही इन्वॉल्व करता है, नाक में और ओरोफेरिंक्स में, मुंह में, वहां तक ये रहता है, उसके नीचे नहीं लक्षण इस पे देखने में मिल रहे, तभी ये जरा को ट्रांसमिट कर पा रहा है। पर इतना पैथोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि पैथोलॉजिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ये नीचे लंग्स जो है उसको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा, लंग्स उनको इन्वॉल्व हो रहे हैं जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जहां जिनको कोई वैक्सीन लगी ही नहीं है, वो उनको उन केसेस में थोड़े बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं। वैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह रहा है, ऊपर वाले हिस्से में ही रह रहा है, नीचे वाले हिस्से में ज्यादातर 90% केसेस नहीं दिख रहे। तो मैंने बताया ट्रांसमिसिबिलिटी ओमिक्रॉन की ज्यादा है। अब रही हॉस्पिटल एडमिशन रेट की बात, हॉस्पिटल एडमिशन रेट 10% था वुहान वायरस का जो फर्स्ट वेव था, 12% था डेल्टा वेरिएंट में, 12% लोग एडमिशन होती थी हॉस्पिटल एडमिशन। और जो ओमिक्रॉन है अभी 1% तक से स्टार्ट हुआ था, अभी 5% तक, 3 से 5% तक दर गया है। अब दिल्ली की बात करें इन होल इंडिया, तो कहने का मतलब हॉस्पिटल एडमिशन रेट बहुत कम है और 5-6 दिन में ही बंदा ठीक होकर घर जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम जानकारी साझा की। ऐसे में अब मैं आपसे एक सवाल, मेरा नहीं बल्कि दर्शकों का ये सवाल है, नवजात शिशुओं को लेकर पूछूंगा। चूंकि 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उन्हें तो डोज लगाई गई, ऐसे में नवजात शिशु हैं या फिर जो 5 साल के हैं, 10 साल से नीचे के हैं, उनके लिए कोरोना की डोज कितनी महत्वपूर्ण है? या फिर अगर उन्हें ये डोज ना लगे तो उनकी एंटीबॉडी के लिए, अगर कोरोना के सिम्टम्स आते भी हैं तो क्या वो मात दे सकती है उनकी एंटीबॉडी या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न। देखो जो बच्चे हैं, अगर सीरो सर्वे हुआ था, एम्स में भी हुआ था, पीजे में भी हुआ था, सर्वे में यह बताया गया, 2 बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में सर्वे किया गया कि बच्चों में भी पता किया कि एंटीबॉडी लेवल ऑलरेडी बन चुके हैं 80 से 90% तक दिल्ली में और 80 से 85% तक चंडीगढ़ में। बच्चों में भी एंटीबॉडीज बन चुके हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी अच्छी होती है बच्चों में, तो उनको जरा सिम्टम्स नहीं आए फर्स्ट और सेकंड वेव में। हालांकि सेकंड वेव में थोड़े सिम्टम आए थे। थर्ड वेव में अगर सिम्टम आ रहे हैं, लोग बच्चों को हो रहे हैं, उनमें भी नाक थोड़ा सा बहता है, थोड़ा सा गला खराब होता है, थोड़ी सी थकावट होती है और थोड़ा फीवर आता है, और उसके बाद वो सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल तरह के ठीक हो रहे हैं, 5-6 दिन में ठीक हो रहे हैं। और ज्यादा सिम्टम्स अभी भी बच्चे में भारत में देखने के लिए नहीं मिल रहे।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे दर्शकों के कोरोना से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ तमाम कोरोना की जो अहम बातें, अहम जानकारी है वो साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर सिंह माली, असिस्टेंट प्रोफेसर थे एम्स हॉस्पिटल के, जिन्होंने तमाम कोरोना से जुड़ी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इससे कोरोना की वेव में क्या करना चाहिए, ओमिक्रॉन से बचने के लिए किन किन चीजों का लाभदायक है, और जो सरकार लगातार आपको दिशा निर्देश बता रही है, तमाम तरह का जो है पालन करने की बात कर रही है, वो आपके लिए कितना जरूरी हो जाता है। हमारे डॉक्टर ने तमाम जानकारी आपके साथ साझा की। और इसी के साथ डॉक्टर के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और कल के मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। कल आप फिर जुड़ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।